हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 30 जनवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू फ्रंट पेज न्यूज। 30 डेड एंड 60 इंजर्ड इन द स्टैम्पेड एज क्राउड सर्ज एट महाकुंभ। तो महाकुंभ में एक ट्रेजेडी हो गई है, बहुत अच्छे से चल रहा था, देश विदेश में इसकी तारीफ हो रही थी और गौतम अडानी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो महाकुंभ है ना वो एक तरह से रिसर्च का सब्जेक्ट बन सकता है फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट। कि इतना बेहतरीन मैनेजमेंट कि करोड़ों लोगों को है ना एक छोटी सी जगह पे कैसे एकोमोडेट करने का जो प्रोविज़न किया है, जो व्यवस्थाएं की हैं, जो फैसिलिटीज़ बनाई हैं, तो इस वजह से ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च का विषय हो सकता है। वहाँ पर कल एक ट्रेजेडी हो गई, वहाँ पर भगदड़ मच गई जिसकी वजह से 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग के समथिंग सेवियरली इंजर्ड है। ठीक है, क्या रीजन थे इसकी भगदड़ के पीछे, इस स्टैम्पेड के पीछे? उसके लिए एक कमीशन फॉर्म कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो रियल रीजन बाद में पता चलेंगे, बट एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसी जो रीजन सामने निकल के आया है वो है कि महाकुंभ में कल के दिन उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आ गए। ठीक है, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग जब आ गए तो जो बैरिकेटिंग की गई है जिससे है ना सेफली लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, है ना, ताकि भगदड़ ना मचे, वो बैरिकेटिंग टूट गई जिसकी वजह से क्या हुआ, भगदड़ मच गई। दूसरा वर्जन ये है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने भागो भागो करके अफवाह फैला दी जिसकी वजह से ये स्टैम्पेड हुआ और एक ट्रेजेडी हो गई। तो रियल रीजन है ना जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बट जो गवर्नमेंट का वर्जन है कि जितने एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा लोग आ गए, इसको अभी के लिए हम सही मानते हैं क्योंकि कल का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस था फ्रॉम हिंदू पर्सपेक्टिव, सनातन पर्सपेक्टिव, क्योंकि कल थी मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या का इतना इम्पोर्टेंट रेलिवेंस है सनातन धर्म में। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, गंगा स्नान करता है या संगम स्नान करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके पाप धुल जाते हैं, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो मौनी अमावस्या के अकेजन पे रात के 1-2 बजे, ठीक है, टाइमिंग भी बिल्कुल वैसी ही है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे एक आध घंटे बाद ब्रह्म मुहूर्त था और लोग संगम की तरफ निकल पड़े। एंड जितने ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे ज़्यादा लोग आ गए और बैरिकेटिंग जो थी टूट गई जिसकी वजह से क्या हुआ, एक भगदड़ मच गई और इसकी वजह से ये हादसा हो गया। ठीक है, सारे लोगों ने, जितने भी इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं, चाहे प्रेसिडेंट हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे हमारे यूपी गवर्नमेंट हो, योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने है ना अपना जो दुख है, जो ग्रीफ है वो एक्सप्रेस किया जो मरे हुए लोग हैं, जो इंजर्ड लोग हैं उनके प्रति। इसके अलावा जो यूपी गवर्नमेंट है उसने एक जुडिशियल पैनल भी फॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा स्टैम्पेड के बारे में। बाकी रियल रीजन जो भी आएंगे, इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी हम कवर करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है हिस्टोरिक न्यूज है, हमने इसे कल भी डिस्कस किया था, इससे पहले एक बार और डिस्कस किया था, एंड फाइनली ये हो गया है। इसरो ने, जो कि हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने सक्सेसफुली अपना जो 100 मिशन है, ठीक है, वो कंप्लीट कर दिया है। और इस 100 मिशन के थ्रू जो भी है, जो हमारा सैटेलाइट है उसको ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। और ये इसरो की 100 फ्लाइट थी, यानी कि सेंचुरी हो चुकी है। इस 100 फ्लाइट में किसका इस्तेमाल किया गया, किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? GSLV F-15, यानी कि जो हमारा भारी भरकम रॉकेट है, जो भारी भरकम पेलोड स्पेस में ले जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया। इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-15, जिसका वर्जन है, कई सारे वर्जन है GSLV के, है ना, FD-13, FD-1 है, FD-02, ऐसे करके कई सारे वर्जन है। और इसके थ्रू किसको प्लेस किया गया ऑर्बिट में? NBS-02, NBS-02 यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट 02। नेविगेशन सैटेलाइट 02 यानी कि एक NBS की सीरीज में ये दूसरा है। और ये किसका पार्ट है? हमारा जो रीजनल GPS है, जिसको हम नाविक भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारा रीजनल GPS बनेगा
उसका एक पार्ट है इसके अंदर ही, है ना। ये जाके और NBS बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमारे इंडिया में और इसके चारों तरफ 1500 किलोमीटर के दायरे में क्या प्रोवाइड करेगा, GPS सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो 100 मिशन के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट रॉकेट को फायर किया गया और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अभी तक 100 रॉकेट फायर की है इसरो ने, कुल मिला के 100 मिशन किए हैं और इस 100 मिशन के थ्रू इंडिया ने 548 सैटेलाइट्स को, जिसमें इंडियन और फॉरेनर, है ना, देसी और विदेशी दोनों ही शामिल है ना, को क्या किया है, जो स्पेस है, जो अर्थ की ऑर्बिट में, अर्थ की जो ऑर्बिट है उसमें क्या किया है, सेफली प्लेस करने का काम किया है। तो व्हाट अ हिस्टोरिक जर्नी, ठीक है। कब से शुरू हुई थी हिस्टोरिक जर्नी, 15 अगस्त 1969, ठीक है। इसरो कब हुआ, फॉर्म हुआ। पहला सैटेलाइट का पहला रॉकेट कब फायर किया गया, साउंडिंग रॉकेट तो, है ना, 1963 में केरल के थुम्बा से ही फायर कर दिया गया था, यानी कि इसरो के फॉर्मेशन से पहले ही। बट ऑफिशियली इसरो ने अपना पहला रॉकेट कब फायर किया था, 1979 में, जिसका नाम था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ठीक है। पार्शियली सक्सेस था, बट एज पर द मिशन डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम एट दैट टाइम एक फेलियर था, जिसको अब्दुल कलाम ने एक फेलियर की तरह ही लिया था, बट पूरा इंडिया इसे क्या मानता है, एक पार्शियली सक्सेस मानता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कंप्लीट स्टॉप ऑन प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन 6 मेट्रो सिटीज, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना, पूरी देश के लिए मैटर ऑफ सेम है ये, ठीक है। स्कैवेंजिंग क्या होती है, मैला ढोना, जो सीवेज वगैरह में काम करते हैं, कचरा वगैरह निकालते हैं सीवेज सिस्टम से मैनुअली, ठीक है, तो उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग बोला जाता है, आदमी जब ये काम करते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, एक ऐसी सेंचुरी में जहां हम सोचने तक के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस एरा में हमारे लोगों को, है ना, हमारे लोगों को क्या करना पड़ रहा है ना, जो सीवेज होल है उनमें घुस के साफ सफाई करनी पड़ रही है। तो अब हम पहले की तरह ऑर्डर नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे, आपको टास्क दे रहे हैं कि 6 जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, उनमें आप मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद कराइए और 30 फरवरी तक आप हमें बताइए कि आपने क्या क्या प्रोविजन किए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए। अब ये डेटा नहीं चलेंगे कि इतने लोगों ने मैनुअल स्कैवेंजिंग करना बंद कर दी। आप बताइए आपने क्या प्रोविजन किए हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लाए हैं, कौन कौन से आपने जो रूल हैं वो इन्फोर्स किए हैं। 30 फरवरी तक आप हमें रिपोर्ट दीजिए। किन 6 मेट्रो सिटीज में इनको बैन किया जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर एंड हैदराबाद, ठीक है। एक पिटीशन पे सुनवाई कर रही है काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने की बात की गई है। इसको लेके सेंटर से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, ठीक है। तो सेंटर ने एक रिपोर्ट तो दी, बट वो कुछ क्लैरिफाई नहीं करती। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, द सेंटर रिप्रेजेंटेड by additional solicitor general Aishwarya Bharti submitted a report that out of 775 districts in the country 465 have not reported any manual scavenging। यानी कि सरकार ने कहा कि 675 डिस्ट्रिक्ट है हमारे कंट्री में, इसमें से 465 जिलों में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कोई भी प्रूफ नहीं है, यानी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप एक डेटा दे रहे हो, आप बताइए अगर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग एरियाज में रुक गई है तो क्या प्रोविजन किया है गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से ये मैनुअल स्कैवेंजिंग रुक गई है। तो हम इस डेटा को इनकरेक्ट मानते हैं और अब हम ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं और हमारा पहला टास्क है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकना। तो हम 6 मेट्रोपॉलिटन एरियाज को ये आदेश देते हैं कि 30 फरवरी तक अपने एरिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंप्लीटली रोकें एंड 30 फरवरी तक आप हमें बताएं कि आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग को कैसे रोका है। आप अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, रोक दिया, कैसे रोका है, क्या क्या प्रोविजन किए, ये आपको बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पर लाइट डालते हुए कहा कि भाई
ऐसे माहौल में जब किसी पर्सन को सीवेज होल में घुस के, गंदगी में घुस के, साफ सफाई करके, ठीक है, अपने लिए अर्निंग करनी पड़ रही है, ऐसे माहौल में हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन वैल्यूज हैं, जिसमें क्या है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, इनको कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो अगर हमें इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, है ना, क्या करना है, अपहेल्ड करना है, बना के रखना है, तो हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद करना ही होगा। तो देखते हैं क्या इस पे निकल के आता है। 30 फरवरी का इंतजार रहेगा। 30 फरवरी को ये जो 6 मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं कैसे परफॉर्म करते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट, SFJ inciting Sikh in army and police to desert says center। SFJ, सिख फॉर जस्टिस, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो पंजाब में, हमारे पंजाब में सेपरेटिज्म को बढ़ावा देती है, एक सेपरेट कंट्री बनाने पर जोर देती है ना, जिसका नाम क्या होगा, खालिस्तान। हालांकि पंजाब में कोई सुनता नहीं है इनकी, है ना, बहुत माइन्यूट लेवल पे लोग होंगे, सुनते होंगे, अप्रॉक्सीमेटली इन्हें कोई नहीं सुनता। ऐसे में इन पर ये आरोप लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जो SFJ का जो चीफ है, जिसे हम टेररिस्ट मानते हैं, है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसने एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजा है, ठीक है, और जितने भी सिख आर्मी में या पुलिस में काम कर रहे हैं इसको छोड़ दें, है ना, एंड क्या करें, खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ें और रेफरेंडम कराने पर जोर दें। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिपोर्ट सबमिट की हैं, और ये रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट की हैं, UAPA ट्रिब्यूनल में, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट का जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पर की हैं, ठीक है। और ये भी बोला है कि हमने ये सारी रिकॉर्डिंग किसको भेज दी है, इंटरपोल को भी भेज दी है, और हम अकॉर्डिंगली इस पर कार्रवाई करने का प्रॉमिस करते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बातें की गई हैं कि कैसे रेड फोर्ट, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट हाउस को टारगेट करने के लिए प्रोवोक कर रहा है ये पर्सन, एंड पंजाब में कैसे ये टर्मोइल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट बहुत दिनों से दबी हुई है, ठीक है, मतलब कुछ ही लोग चला रहे हैं इसको, जो कनाडा में और USA में बैठे हुए लोग, इंडिया में नोबडी वांट खालिस्तान, पंजाब में नोबडी वांट खालिस्तान, ठीक है। तो बट एक मैटर ऑफ कंसर्न तो है, ठीक है। ऐसे में अमेरिका जो कहता है कि इंडिया को हम अलाई मानते हैं, और इंडिया USA में छिपके बैठा है, इसको हैंडओवर करने से मना कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इंडिया को इस बारे में बात करनी चाहिए कि इस पर्सन को डिपोर्ट करके कम से कम इंडिया लेके आया जाए और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज फिर सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हाउ मैनी केसेस लॉज अंडर ट्रिपल तलाक लॉ, SC आस्क सेंटर। हुआ क्या कि कुछ मुस्लिम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रिपल तलाक को लेके बिल लाया गया था 2019 में, ठीक है, क्या नाम था उसका, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसमें 3 तलाक देने पे किसी भी पर्सन को 3 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है, ठीक है। और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस पर जो पेटिशनर हैं उन्होंने कहा कि भाई आप इसको क्रिमिनल ऑफेंस ना बनाएं, तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी टिप्पणी दी है। और इस बेंच में 2 लोग शामिल थे, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको नल एंड वॉइड मानती है, यानी कि जो ट्रिपल तलाक है ना वो तलाक है ही नहीं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन 3 बार तलाक बोल देता है, ठीक है, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस क्यों मानना, वो तो उसके तलाक का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसका क्रिमिनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर ये जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इनका कहना है कि भाई देखो, किसी को भी किसी भी चीज़ को, किसी भी क्राइम को या किसी भी ऐसी ट्रेडिशन को जो इनह्यूमन है, एंटी ह्यूमन है या फिर एंटी ह्यूमन है, उसको क्रिमिनलाइज करना सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर क्रिमिनलाइजेशन करना ठीक है, तो आप हमें एक डेटा ला के दो, एंड आप हमें बताओ कि कितने लोगों को अभी तक, है ना, कितने लोगों पर FIR की गई है ट्रिपल तलाक के जुर्म में। और ये ध्यान रखा जाए, गांव के आंकड़े नहीं छूटने चाहिए, गांव के जो आंकड़े हैं, गांव में मतलब जो ट्रिपल तलाक होते हैं, उनको भी आप हमारे सामने पेश करोगे,
ठीक है, तो यही डिबेट चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ये फ्यूड भी बन सकता है दोनों के बीच में, जुडिशरी और हमारी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के बीच में, कि भाई जब नल एंड वॉइड है तो क्रिमिनलाइजेशन की क्या जरूरत है। ठीक है, बट क्रिमिनलाइजेशन की जरूरत है क्योंकि हर जगह है ना सरकार नहीं पहुंच सकती कि तलाक माना ही नहीं जाएगा। मान लो गांव में किसी औरत को ट्रिपल तलाक कह के बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसे नॉलेज ही नहीं है, बट अगर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, कहीं ना कहीं पर्सन झेपेगा कि कम से कम 3 साल की सजा हो जाएगी, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होने वाला है नियर फ्यूचर में। चलिए नेक्स्ट, अगेन सुप्रीम कोर्ट से, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव लॉ एक्सपोजेज डोमेस्टिक वर्कर टू अब्यूज। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है सुप्रीम कोर्ट ने केस के थ्रू। लैक ऑफ प्रोटेक्टिव लॉ एक्सपोजेज डोमेस्टिक वर्कर टू अब्यूज। एक पिटीशन पे सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एक ट्राइबल वुमेन होती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है, ट्राइबल वुमेन मतलब पहले से ही किस में रह रहे हैं, टिरानी में रह रहे हैं, पहले से ही क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, वो वुमेन कहाँ आती है, नेशनल कैपिटल में आती है और एक डोमेस्टिक वर्कर बन जाती है, जो घर के काम करती हैं, झाड़ू खटका करने वाली होती हैं, वो बन जाती है। उसको वहाँ भी अब्यूज किया जाता है, उसका वहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस पर हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई देखो, ये जो एक्सप्लॉइटेशन है वो हमेशा से चल रहा है डोमेस्टिक वर्कर के साथ में, और ये बढ़ता ही जाएगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। क्या रीजन है इसका? किसी लॉ का ना होना। ठीक है, 2 जजों की बेंच इस पे सुनवाई कर रही है और इस पे जवाब भी माना गया है। कौन कौन है? द बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड उज्जवल हुयन ऑर्डर द सेंटर टू फॉर्म इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। एक कमेटी बनाने की का ऑर्डर दिया है कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक कमेटी बनाइए, जिसमें कहाँ से लोग होंगे, कई सारी मिनिस्ट्री से लोग होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ से लोग लिए जाएंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी, और ये कमेटी 6 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगी। ठीक है, कोर्ट ने कहा है कि द सिंपल रीजन for this harassment and rampant abuse which seems to be prevalent throughout the country is a legal vacuum which exists with the right and protection of domestic person. As a result, they frequently endure low wages, unsafe environment and extended hour without effective recourses the court observed in a judgment. ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन में काफ़ी चीज़ें मतलब इंक्लूड कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, एंड एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस एक्सप्लॉइटेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। व्हाट इज द रीजन? कि सेंट्रल लॉ का ना होना। कि तो जब क्वेश्चन किया गया कि भाई अगर लॉ होता तो लॉ होने से ही क्राइम रुक जाता, उन्होंने कहा हाँ रुक जाता या कम हो जाता। आप देखो स्टेट में जाओ, कुछ स्टेट जिन्होंने जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको लेकर लॉ बनाए हुए, 3 स्टेट हैं आपके, एक तो महाराष्ट्र, केरला एंड तमिलनाडु। इन 3 स्टेट में आप देखो जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो कितने डिग्निटी के साथ काम करते हैं। आप मुंबई में कभी जाओ तो वहाँ पे जो काम वाली भाई बोलते हैं उनको, है ना, डोमेस्टिक वर्कर को, तो वो कितने डिग्निफाइड मैनर में क्या करती हैं, नेगोशिएट करती हैं कि मैं इतने घंटे काम करूँगी, इतने घंटे चली जाऊँगी, इतना वेजेस चाहिए, आज मेरे घर में फेस्टिवल है। वो ये नेगोशिएशन इसलिए कर पा रही हैं बिकॉज देयर स्टेट प्रोवाइड देम द लॉ टू नेगोशिएट दीज टर्म्स। ठीक है, एक अथॉरिटी बना दी गई है वहाँ इन तीनों स्टेट में। ठीक है, जब कभी भी डोमेस्टिक वर्कर के साथ कोई भी किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन होता है, इस मामले में सुनवाई करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली बार इसके बारे में बात हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी कोशिश ही नहीं की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 बार कोशिश की है डोमेस्टिक वर्कर्स पे ये लॉ लाने की, बट अभी तक कामयाब नहीं हो सके, फाइनली इसको इनेक्ट नहीं किया गया। 2 बार कोशिश की गई है। डोमेस्टिक वर्कर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल ऑफ 1959, फिर अगेन डोमेस्टिक वर्कर रेगुलेशन ऑफ वर्कर्स एंड सोशल सिक्योरिटी बिल ऑफ 2017। यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने भी और जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने, दोनों ने ही इस पर बिल लाने की कोशिश की है, बट अभी तक फाइनली इस पर सफलता नहीं मिली है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न जाहिर किए हैं अपने। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव हाइक इन एथनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस। एथनॉल, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे एथनॉल क्या होता है। ठीक है, एथनॉल आप एक तरह से कह सकते हो शुगर केन का, ठीक है, एक सब वर्जन होता है जो है ना प्रोड्यूस होता है किससे? एथनॉल से। ठीक है, एंड इसकी जो प्राइस है वो बढ़ा दी गई है 1 रुपए
लगभग 1 रुपये से ज़्यादा ही बढ़ा दी गई है। पहले इसका जो प्राइस था वो 56.58 पर लीटर था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 57.97 पर लीटर कर दिया गया है इसको। ठीक है, क्या होता है एथेनॉल, क्यों इसका जो प्राइस है बार बार बढ़ाया जा रहा है? देखो, इस एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल में। ठीक है, इसको पेट्रोल में मिलाने से जो पेट्रोल की जो क्वालिटी है ना वो डाइल्यूट नहीं होती है, बल्कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है एंड ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि एवरेज अच्छे हो जाते हैं एथेनॉल ब्लेंड करने से। दैट इज वाई हमारी गवर्नमेंट है ना एथेनॉल की खेती पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, एथेनॉल को प्रोड्यूस करने पे बहुत ज़्यादा जोर देती है। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। देखो, एक तो किसानों को होती है एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। एथेनॉल के बदले अच्छा रेट मिल रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट को बहुत सारी जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन रिजर्व हैं, वो बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं ये फॉरेन रिजर्व? बिकॉज गवर्नमेंट को कंपेरेटिवली कम क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही इसमें द अप्रूवल विल नॉट ओनली फैसिलिटेट द continued policy in providing price stability and remunerative prices for ethanol supplier, but also will help in reducing dependency on crude oil import, saving foreign exchange and bring benefit to the environment as per an official statement। इसके अलावा तीसरा फायदा भी इसका बताया गया है। क्या है तीसरा फायदा? जो कोर क्रूड ऑयल होता है, कोर पेट्रोल होता है, उसके कंपैरिजन में, ठीक है, क्या होता है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, तो तीन फायदे हैं, फार्मर फ्रेंडली, ठीक है, फॉरेन करेंसी फ्रेंडली, और थर्ड वन इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, तो दैट इज वाई इसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाए गए हैं। कब से कब तक के लिए बढ़ाए गए हैं ये? ठीक है, कब से कब तक इफेक्टिव रहने वाले हैं? नवंबर 1 2024 से लेके 31 अक्टूबर 2025 के बीच में ये प्राइसेस रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कॉन्गो, सीरिया, कॉन्गो, है ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, फाइनली रेबल फोर्सेज जो है जीत गई, एंड इसके बाद क्या हुआ कि जो गाजा है वहाँ भी सीज फायर हो गया, हमास के बीच में और इजराइल के बीच में, वहाँ भी शांति हो गई। एंड अब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है कॉन्गो में। कॉन्गो एक अफ्रीकन कंट्री है जो सेंट्रल अफ्रीका में है, और यहाँ पे क्या हुआ है, इसके एक शहर पे कब्जा कर लिया है कुछ रेबल्स ने, और इन रेबल्स का नाम है M23 रेबल्स। ठीक है, इनको जो ऐसा आरोप लगाया जाता है, एलेज किया जाता है कि M23 को कॉन्गो का जो पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है रवांडा, वो फंड कर रहा है। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर जो कॉन्गो का है गोमा, उस पर कब्जा कर लिया है। M23 एक्सपेंड कंट्रोल ऑफ गोमा इन द ईस्ट कॉन्गो एज रवांडा लीडर सीक्स ट्रूस। ठीक है, तो रवांडा के लीडर ने क्या कहा है कि चलो अब इस इशू को ख़त्म करते हैं, और यूएस से बोला है कि आप हमारा क्या करवा दो, समझौता करवा दो। हालांकि ये बस दिखावा है, क्योंकि ये रवांडा के इशारे पे हुआ है ना। आपको लगता है कि मतलब कोई रेबल फोर्स अपने दम पे क्या करेगी, किसी कंट्री का कोई बहुत बड़ा एरिया कब्जा लेगी? स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, आर्म्स की ज़रूरत होती है, वेपन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अकेले नहीं कर लेते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो नो डाउट इनके पीछे किसी ना किसी कंट्री का हाथ है। ठीक है, कॉन्गो की अगर बात करें, देखो कहाँ पे है कॉन्गो, ये रहा, सेंट्रल अफ्रीका के कंट्री है, और ये जो रेड लाइन में आपको दिख रहा है, रेड लाइन के अंदर, दिस इज द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कैपिटल इसकी किंशासा है। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज मेजरली कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच बोली जाती है, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। और अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ पे कौन सी है? कॉन्गोलियन फ्रैंक है, और ये अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एज पर एरिया। ठीक है, यहाँ पे कहीं गोमा शहर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है गोमा ही क्यों कब्जाया? ठीक है, तो इसके पीछे ऐसा मानना है कि गोमा एक्चुअली ये जो रेबल फोर्स हैं, M23 हैं, ये सब मास्क है। ठीक है, एक्चुअल लड़ाई यहाँ पर किसके बीच में चल रही है? यूएसए और चाइना के बीच में चल रही है। जो रेबल हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? चाइना सपोर्ट कर रहा है, और जो कॉन्गो की गवर्नमेंट है उसके साथ यूएसए खड़ा हुआ है। ठीक है, तो गोमा एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स छुपे हुए हैं।
ठीक है। और ऐसे मिनरल जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जाता है कि अगर इस एरिया को पूरी तरह से क्या किया जाए, यहाँ पे माइनिंग शुरू करी जाए, तो यहाँ पर लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर के, इतनी तो हमारी इकोनॉमी भी नहीं है, 24 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स छुपे हुए हैं। तो इसलिए मिनरल्स को लेकर क्या चल रही है, जंग चल रही है। इसीलिए गोमा को टारगेट किया गया है। तो एज ऑफ नाउ देखते हैं, अभी तो सिचुएशन ये है कि जो गोमा है उसका 80% रेबल कब्जा आ चुके हैं, 20% पे अभी भी कॉन्गो की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका कब्जा है। एंड देखते हैं अगर यूएसए इंटरफेरेंस करता है तो क्या होता है। ठीक है। रवांडा के, हालांकि दोनों कंट्री के साथ, रवांडा के साथ हमारे कुछ ज़्यादा अच्छे संबंध है। जो पॉल कगामे हैं अभी आए थे हमारे इंडिया में आए थे, हमने उनको 1000 गाय भी दी थी, है ना, उनके कैपिटल में, है ना, ताकि जो मिल्क, न्यूट्रिशियस मिल्क उनको मिल पाए, और हंगर से जो पीड़ित है ये कंट्री, है ना, जितने भी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री हैं, है ना, हंगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसर्न है। तो दैट इज़ वाई हमने उन्हें 100 गाय दी थी। ठीक है। रवांडा, यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, किगाली। किगाली एग्रीमेंट किससे रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट यहीं पे हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम वही हमास, पैलेस्टाइन, गाजा, वहीं से निकल के आ रही है। क्या हुआ, हमने अभी कुछ दिन पहले कवर ना कॉन्टीन्यूसली हम रोज़ कवर कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट इस पर आ ही रहा है। और 3-4 दिन पहले अपडेट आया था कि गाजा यानी कि जो हमास है और जो इजराइल है उनके बीच में क्या हो गया, सीज फायर हो गया है। एंड इजराइल ने अलाउ कर दिया है कि भाई अब जो गाजा के लोग हैं ना वो नॉर्दर्न गाजा में लौट सकते हैं। अब हम कोई वहाँ पे एयर स्ट्राइक नहीं करने जा रहे हैं। तो लोग मतलब अब नॉर्मल सी की तरफ लौट रहे हैं, अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में यूएस के प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि देखो जो पैलेस्टाइन के लोग हैं ना, यानी कि जो गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, वेस्ट बैंक में रहते हैं, उनको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे वापस। ठीक है। और जो रह भी रहे हैं ना उनको उठा के 2 कंट्रीज में डिस्प्लेस कर दो, एक तो इजिप्ट, दूसरा जॉर्डन। ठीक है। यहाँ पे ये हैप्पीली रहेंगे, इनके रिलीजन के लोग भी हैं, क्योंकि पैलेस्टीनी के कैसे हैं, पैलेस्टाइन के लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ही इस्लामिक कंट्री हैं, तो यहाँ पे भेज दो, है ना। जो लैंड बचेगा वहाँ पे इजराइलीज रहेंगे जिनका रिलीजन क्या है, ज्यूस है। ठीक है। तो इसके बाद इजराइल ने इसको वेलकम किया था कि हाँ ठीक कह रहे हैं, भेज देना चाहिए। कतर ने इसको क्या किया था, कल कंडेम किया था कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम 2 स्टेट थ्योरी में मानते हैं। अब ऑफिशियली जिन कंट्रीज में भेजने की बात की गई थी उन दोनों कंट्रीज का स्टेटमेंट आ गया है और उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर मना किया है। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम 2 स्टेट थ्योरी को मानते हैं और हम इस प्रपोजल को, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोजल है, हम इसको नहीं मानते हैं। देखो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, इन्होंने कहा displacing the Palestinian people from their land is an injustice that we cannot take part in। यानी कि एक injustice है उनके लोगों को अपने लैंड से हटाना, एंड हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है। He added that Egypt historic position in favor of creation of Palestinian state can never be compromised। यानी कि जो पैलेस्टाइन बनाने की जो हमारी एक सपोर्ट है वो अब कभी भी कंप्रोमाइज होने वाली नहीं है, चाहे यूएस कहे या कोई भी कहे। हम ट्रंप के साथ ना काम करने को तैयार है, बट ट्रंप का ये प्रपोजल हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जॉर्डन के किंग ब्रसेल्स गए हुए थे, तो वहाँ पे इनसे जब पूछा गया तो जॉर्डन किंग अब्दुल्ला II स्ट्रेस हिज कंट्री फर्म पोजीशन ऑन नीड टू कीप द पैलेस्टीनियन ऑन देयर लैंड एंड टू गारंटी देयर लेजिटिमेट राइट इन अकॉर्डेंस विद 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो इन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर दी। सब बहानेबाजी है, कोई नहीं लेना चाहता है। ठीक है। जब पिछले साल 7 अक्टूबर के जब इजराइल पे अटैक हुआ था, उसके बाद इजराइल ने पैलेस्टाइन पर जब अटैक किया था, गाजा स्ट्रिप पे जब अटैक किया था, तो ये लोग कहाँ भागे थे, इजिप्ट और जॉर्डन की तरफ ही भागे थे। तो इन लोगों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे। एंड क्या करते हैं, इनको बस इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम को बस इस्तेमाल करना है, एक्सप्लॉइट करना है अपनी जियोपॉलिटिक्स के फेवर में। जब फेवर करने की बारी आती है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है रशिया और सीरिया से, है ना। ऐसा माना जा रहा था कि रशिया जो है सीरिया से बिल्कुल बाहर हो गया है। हुआ क्या था कि सीरिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, सिविल वॉर चल रही थी। तो सीरिया की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, और उसके जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मिस्टर असद, उनको सपोर्ट कर रहा था रशिया। एंड जो रेबल थे उनको सपोर्ट कर रहा था यूएस। बाद में जो
असद बशर अल असद हैं वो देश छोड़ के रशिया चले जाते हैं एंड जो रेबल हैं वो कब्जा कर लेते हैं। अब क्या होता है, बशर अल असद तो रशिया चले आते हैं देश छोड़ के, बट रशिया के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस, रशिया के बहुत सारे एसेट सीरिया में ही रह जाते हैं, जिन्हें रशिया लूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इन बेसिस को, आर्मी बेसिस को, नेवल बेसिस को रशिया लूज करता है तो रशिया के लिए मिडिल ईस्ट में एंट्री क्या हो जाएगी, परमानेंटली बैन हो जाएगी, फिर कोई कंट्री उनको देने वाला नहीं है पोर्ट वगैरह। दैट इज वाई रशिया को मजबूर होना पड़ा है ना। जो नई गवर्नमेंट है सीरिया में, जो रेबल्स की गवर्नमेंट है, जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद अल जोलानी, ठीक है, इनसे बातचीत करने पे, और इन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है जिनका नाम है मिखाइल बोगडनोव, ठीक है, कि भाई आप जाओ और बात करके आओ कि हमारे मिलिट्री बेसेज यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो जो नए हेड हैं जो सीरिया के, उन्होंने कहा ठीक है मिलिट्री बेसेज रख सकते हैं। एंड जो सीरिया की नई गवर्नमेंट है वो एक्चुअली बेटी कर रही थी, यूएसए पे वो भरोसा नहीं करते, पता चले कल को तेल निकलेगा तो है ना, सबसे पहली मिसाइल वो इन्हीं लीडर्स पे दागेंगे और सबसे पहले इन्हीं को खत्म करेंगे, तो यूएसए का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बट रशिया पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये भी रशिया को बहुत डेस्परेटली चाहते हैं, ठीक है, बट इनकी मजबूरी क्या है, इनकी नज़र में बशर अल असद एक विलेन है, तो इन्होंने कहा ठीक है हम आपके बेसिस को रहने देंगे, यहीं पे रहेंगे, है ना, बट आपको एक्सचेंज में हमें जो सीरिया के एक्स प्रेसिडेंट है बशर अल असद, जो डिक्टेटर भी थे, आपको उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। एंड कहा कि आपको कुछ ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हमारे यहाँ पे, देन हम रेडी हैं कि हम आपके बेसिस को कैप्चर नहीं करेंगे या फिर आपको जाने के लिए नहीं बोलेंगे। तो दूसरी मांग तो फेयर लगी रशिया को, है ना, कि चलो ठीक है इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, बट इस बात को लेके रशिया थोड़ा सा है ना बैकफुट पे नज़र आ रहा है। तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, बट रशिया अपने बेसिस तो लूज नहीं करने जा रहा है, चाहे भले ही उसे बशर अल असद को देना पड़े, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं हम कल 31 जनवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।